हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपको आरआरबी ग्रुप डी के जो 20 सेट आपको एसके झा सर द्वारा लॉन्च किया गया है आपको बिग बूस्टर साइट पर, जिसका कीमत मात्र 40 रुपया है इसके फर्स्ट टेस्ट को। ठीक है दोस्त, मैंने लाइव करने का प्रयास किया लेकिन लाइव यहाँ पर नहीं हो पाया क्योंकि रीजनिंग का थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया उस लाइव सेशन में। उसके बाद आपको नेटवर्क इशू आ गया, जिसके चलते मैं आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो आइए मैथ पोर्शन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन आपको रीजनिंग में बच गया था 2-4 उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आइए मैथ की दुनिया में चलते हैं और मैथ का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि x प्लस 3 और x प्लस 5 और x प्लस 8 और x प्लस 9 प्रेक्षणों का माध्य आपको 9 है। तो पूछा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य होगा। तो सबसे पहले हमें अंतिम 3 प्रेक्षण चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम माध्य निकालना चाहें तो टोटल योग बटे में संख्या होगा, यानी टोटल योग यानी 2x 3x 4x 5x 5x प्लस कितना हो जाएगा, तो 3 5 8 8 16 9 कितना हो जाएगा, तो 16 9 हो जाएगा 25 बट्टे में आपको टोटल संख्या कितना है, तो टोटल संख्या आपको 5 दिख रहा होगा और इसका माध्य दिया है 9। तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 में से 25 चला जाएगा तो आपका बच जाएगा 20 और 20 में 5 से भागा दे दोगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 4। अंतिम 3 संख्या यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि एक है x प्लस 5, एक है x प्लस 8 और एक है x प्लस 9। तो पहला संख्या हो जाएगा आपको x प्लस आपको 5 यानी कि 4 प्लस 5 आपको 9। दूसरा कितना हो गया, तो आप कहोगे दूसरा हो गया आपको 8 और 8 4 12। ठीक है, यहाँ पर कर्सर कहाँ गायब हो गया, छोटा रुके रहो थोड़ा सा यहाँ पर। अरे कर्सर कहाँ मर गया। ठीक है, आ गया। ठीक है, कर्सर कभी कभी गायब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 8 हो जाएगा 12 और प्लस आपका हो जाएगा 9 4 13। ठीक है, 13 और बट्टे में कितनी संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं हैं। तो आपको 13 12 हो गया 25 और 25 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 34। तो 34 बट्टे 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 34 बट्टे 3, ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो है। आइए नेक्स्ट। बोला है कि दो संकेंद्रीय वृत्त है, यानी जिसका केंद्र आपको एक ही होगा। ठीक है, मान लीजिए कि केंद्र जो है कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ए है। ठीक है, जिसका केंद्र आप कुछ भी मान लो मेरे दोस्त, ओ मान लो ना। ठीक है, ओ मान लो, यहां पर एक केंद्र है। बोला है कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर है और छोटे वाली की 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़े वाला का 13 कर दो और छोटे वाला का यहां पर 8 कर दो। ठीक है, 8। तो बोला है कि ए बी बड़े वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी यहां पर व्यास दिख रहा होगा आपको, और बीडी छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है जो इसे डी पर स्पर्श करता है। तो देखो यहाँ पर बीडी स्पर्श रेखा है जो डी पर स्पर्श कर रही है छोटा वृत्त पर। ठीक है, तो बोल रहा है कि एडी की लंबाई ज्ञात कर। ठीक है, तो आपको पता है कि छोटे वृत्त को जो त्रिज्या आपको 8 है और ये बीडी आपको स्पर्श रेखा है, तो जाहिर सी बात है कि वृत्त का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो भी स्पर्श रेखा होती है आपको त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये हो गया लंब, यानी कि डी हो गया 90 डिग्री, तो सामने वाला हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो यहां से अगर आप बीडी निकालना चाहो या बीडी स्क्वायर, तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169 माइनस आपको 8 का स्क्वायर 64। तो बीडी स्क्वायर आपका आ गया 105। ठीक है, एकदम आराम से समझ लो, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ए से हम इस पॉइंट पर लंब डाल देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर, और कुछ इसको मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी मान लो। तो एक चीज समझो कि अगर ट्रेंगल ए इसमें ले लें, ए बी ले लें, ए बी में आप क्या हो जाएगा, तो इसको आप लंब माने हो तो ई आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ई हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ ए से लंब खींचा गया है। ठीक है दोस्तों, एकदम आराम से समझो, बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो सामने वाला हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण यानी का आपको निकालना रहेगा ए बी स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी बीई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर। ए बी कितना है, तो ए बी आपको बड़े वृत्त की आपको त्रिज्या आपको दिया है बीओ, यानी बीओ आपका त्रिज्या हो जाएगा बड़े वृत्त का आपको व्यास। ए बी डायरेक्ट हो गया यार, बड़े वृत्त का व्यास यहाँ पर ए बी देवे किया है, तो ए बी हो जाएगा बड़े वृत्त का व्यास, यानी कि 13 त्रिज्या है तो व्यास हो जाएगा 26 और 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 576।
यहाँ पर बीई के बारे समझिए, बीई के बारे में, ठीक है, बीई के बारे में। अगर बीई को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2BD लिख सकते हैं। क्यों भाई, यहाँ पर लिखकर मैं बता देता हूं 2BD, ये हो जाएगा 2BD का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ पर 2BD क्यों लिखे, इस बात को समझ लो मेरे दोस्त, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको केंद्र से आपको रेखा गुजरती है और आपको स्पर्श, आपको इसके लिए देखो, ये छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है एडी, लेकिन बड़े वृत्त के लिए बीई जो होगा, आपका बीई जो होगा आपको जीवा होगा। तो जो भी केंद्र से आपको लाइन गुजरती है, आपको जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है 90 डिग्री पर, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, तो ये आपको बीडी और डीई बराबर हो जाएगा। तो बीडी और डीई बराबर हो गया, तो आपको बीई लिखना है, बीई बराबर, तो डायरेक्ट लिख सकते हो बीडी प्लस डीई। तो इसको डीई को फिर बीडी भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है, बीडी डीई बराबर है, तो हो जाएगा बीई बराबर 2BD, ठीक है। इसी को मैंने यहां पर लिखा, ठीक है दोस्त। तो बीडी, यहां पर क्या निकालने, बीडी निकालने, बीडी का तो पता चल ही गया है, ठीक है, बीडी स्क्वायर पता चल गया है। तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 4 × 576 बराबर, एकदम आराम से समझ लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 दूना के 4 और बीडी का स्क्वायर हो जाएगा, तो बीडी का स्क्वायर आपको 105 है, तो 105 प्लस ए स्क्वायर। अगर यहां से ए स्क्वायर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, तो 576 में से 4 × 105 घट जाएगा, तो 576 आपको, ए भी आपको 26 है, तो 26 का स्क्वायर 676 होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो 676 में से आपको 420 घट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, तो आप कहोगे 256। तो यहां से ए बराबर क्या आ गया, तो ए स्क्वायर रहने दो, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे 256, ठीक है, 256। यहां पर ए स्क्वायर 256 आ गया और सब कुछ हमें पता चल गया है। तो बोल रहा है कि एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एडी अभी बाकी है, इसको फिर घिस दो, चुट्टा कितना कैलकुलेशन करवा रहा है, ठीक है। एडी का स्क्वायर, तो देखो ये तो आपका 90 डिग्री है, तो एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना है, तो आप कहोगे 256, और डी किसके बराबर है, तो बीडी के बराबर है, तो डी बराबर बीडी यानी कि 105 हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर, तो 105। 256 प्लस 105 कितना हो जाएगा, 256 प्लस 105, 105 356 460 361, ठीक है, 361। तो यहां से एडी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 361। तो 361 आपको 19 का आपको स्क्वायर होता है, तो इसका रूट निकालोगे तो 19 आ जाएगा। देखो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन आपको 75 तरह के कंसेप्ट याद रहेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ 75 तरह के कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करने आना चाहिए, आपका क्वेश्चन सेकंड में बन जाएगा। ये सब चीजें लिखने वाली नहीं है, सब दिमाग में करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ए बी को एलिमिनेट कीजिए, डी 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, ये तो अपने दिमाग में करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है √72 प्लस 72 प्लस 72, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हो जाएगा 72 को तोड़ दो, तो किसके आपको ऐसे 72 को तोड़ना है कि उसके बीच का डिफरेंट 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 1 सब जगह 1 1 छिपा हुआ है, ठीक है दोस्त। तो इसको आप तोड़ सकते हो कितना में, 8 9 72, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंट आपको 1 आ गया। तो यहाँ पर प्लस दिया है तो बड़ा वाला ऑप्शन ले लीजिए। अगर माइनस दिया रहता 72 - 72, ठीक है, 72 - 72 डॉट डॉट, तो इसके लिए 8 हो जाता, ठीक है। यहाँ पर प्लस दिया है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमेशा देखिए कि फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर के बीच का डिफरेंट माफ कीजिएगा 1 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट के बाहर प्रत्येक जगह 1 है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट समझिए। बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको 0.432 है, एक संख्या x.6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो डायरेक्ट भाग दे दो, यानी 432.1/6, ठीक है। एक अंक आपको दशमलव खिसक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1.6 है, तो हो जाएगा 4.32 में आपका हो जाएगा 16, ठीक है। 16 दूना के कितना हो जाएगा, 32, 16 3 48, यानी कि 0.2 यानी कि समथिंग आएगा। तो ये होगा नहीं, आपको डी होगा नहीं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट अंदाज लगा लो यार, इतना सिंपल तो क्वेश्चन नहीं होता है। आइए नेक्स्ट। बोला कि राम मासिक घरेलू खर्चों का प्रतिशत वितरण 4 खंडों में निम्नलिखित है। यदि वह 55,000 प्रति माह अर्जित करता है, तो प्रत्येक माह में उसके द्वारा भुगतान की गई EMI कितनी है, ठीक है।
तो टोटल आपको 55,000 है और ईएमआई आपको 46% है, तो 55,000 का 46% निकाल दो तो 55,000 का हो जाएगा 46%। ठीक है, परसेंटेज यानी कि बट्टे में 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। यहाँ पर डिजिट सम अप्लाई कर लो, गुणा करना थोड़ा सा कठिन है, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 यानी कि 10 करने का मतलब 1 + 0 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 6 4 10 यानी 1 + 0 करने का मतलब 1। जिसका डिजिट सम 1 आएगा उसका आंसर आपको वही आंसर होगा। ठीक है, डिजिट सम अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 7 3 10, 10 कहने का मतलब 1 + 0 यानी कि 1 आपको हो रहा है। ठीक है, 5 4 9 नहीं होगा, 6 2 8 3 11 यानी 11 कहने का मतलब कि 1 1 2 नहीं होगा, 5 2 7 नहीं होगा। ठीक है, आपका ए हो गया। आइए नेक्स्ट, बोला कि 25%, 20% और 10% के आपको सक्सेसिव डिस्काउंट के आपको इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट आपको क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एमपी कुछ भी है। ठीक है, एमपी 100 रुपया है। ठीक है, 100 पर ज़्यादातर निकाला जाता है, उस पर 25% का डिस्काउंट दिया यानी कि 75%, और 75% का वैल्यू होता है 3/4, और 20% डिस्काउंट यानी 80/100, और 80/100 कहने का मतलब कि आपको 4/5। अरे काट दो यार डायरेक्ट बीच से। ठीक है, 10% और 10% डिस्काउंट करने का मतलब 90/100, और 90/100 कहने का मतलब 9/10। कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 5 50 और 50 दूना के 100, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 2 दूना के 4। कितना आ गया 3 दूना के 6 9 54। ठीक है, आपको डिस्काउंट देने के बाद 54 आ रहा है, तो कितना डिस्काउंट दिया, तो 100 की वस्तु हो गई अब 54 में, तो जाहिर सी बात है कि 46% का डिस्काउंट दे दिया। अरे 46% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 46% का। आइए नेक्स्ट, बोला कि एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी को पिघलाकर ठीक है, पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो जब भी आपको पिघलाने की बात किया जाता है तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर दीजिए, आपका आंसर सेकेंड में आ जाएगा। तो यहाँ पर सिलेंडर का सबसे पहले वॉल्यूम लिख लीजिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा πr²s, और गोला का क्या हो जाएगा, तो 4/3 πr3। यहाँ पर पाई आपको कांस्टेंट है, दोनों जगह समान होगा तो कैंसिल हो गया। आर कितना है, तो त्रिज्या आपको 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36, और ऊंचाई सिलेंडर का 9 है, तो 9 से गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 4/3, और इसका रेडियस तो पूछ ही रहा है, तो r3। ये कितना हो जाएगा, तो 4 9 हो जाएगा 36, और 9 9 81 मल्टीप्लाई बाई 3। r3 बराबर कितना हो गया, तो 81 मल्टीप्लाई बाई 3 कहने का मतलब कि 27 × 81, और 3 तो गुणा हो ही करेगा। ठीक है, तो r बराबर यहां से निकालना चाहो तो ये हो जाएगा 3rd रूट 27 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 27 से डायरेक्ट आप बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि 27 का अगर 3 का स्क्वायर आप देखो तो 27 होता है, तो 27 का आप घनमूल निकालना चाहो तो 3 हो जाएगा। तो ऊपर लिख रहा हूं r बराबर डायरेक्ट हो गया 3, और 3 या 9 तो आपको 3rd रूट में रह जाएगा, तो 3rd रूट 9, यानी 3 × 3rd रूट 9 आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट, देखो आपको बोर्ड मास का क्वेश्चन है, और बोर्ड मास सोल्व करना आपको बहुत ही जबरदस्त तरीका से बताया है। क्या बताया है भाई कि बोर्ड मास में कैसे सोल्व किया जाता है। बोर्ड मास सबसे पहले आप कैलकुलेशन कीजिए ब्रैकेट का, और ब्रैकेट में भी छोटा, उसके बाद मझोला, और सबसे लास्ट में बड़ा। उसके बाद ऑफ का कैलकुलेशन कीजिए, और उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग का, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन यानी गुना, सेकेंड लास्ट में आपको प्लस यानी कि एडिशन, और लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो आइए ब्रैकेट में हम लोग काम करते हैं, और ब्रैकेट में भी यहाँ पर भागा है, तो हो जाएगा 12 5 60, तो हो गया 5। तो यहाँ पर गुणा है, तो 5 6 के कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया 30। यहाँ पर ब्रैकेट में भी है, तो 40 में से 30 घट गया, तो हो गया 10। 36 में से 10 घट जाएगा, तो हो जाएगा 26। 61 में से आपको 26 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 61 में से 26 घट गया, 61 माइनस 26 35। अब बच गया 140 भागे 35, 140 भागे 35, तो 35 दूना के 70, 70 दूना के 140 यानी कि 4 आपका आंसर। आइए नेक्स्ट, दोस्त यहाँ पर लाइव नहीं हो पाया है, इसलिए मैं यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर देख लेना। ठीक है, कल से आपको एसके झां सर के वॉल्यूम 2 का आपको जो बुक करा रहे थे उसका सोल्यूशन चलेगा, और 16 और 17 सेट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पर दिया कि एक लंबवृत्तीय बेलन यानी कि सिलेंडर जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, का आयतन क्या होगा। तो आयतन डायरेक्ट ही निकाल लीजिए, πr²s। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होता यार। πr²s, पाई का वैल्यू 22/7 दिया है, r यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई 7, h कितना है 2, तो 7 7 कैंसिल हो गया, 22 7 हो जाएगा 154। 154 दूना के कितना हो जाएगा, 154 दूना के 308, अरे 308 हो गया। ठीक है, 308।
देखो बोल रहा है कि 117 रुपए की राशि को पी क्यू आर में आपको 1/2 और अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2-3-4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक और कितना प्राप्त किया। देखो यहाँ पर राशि है 9 रुपए की, ठीक है, और इसको बांटना है। मान लीजिए राशि यहाँ पर 9 नहीं देते हैं, एकदम कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन आपको सेकेंड में बन जाएगा। यहाँ पर 5:4 में बांटने के बजाय आप बांट देते हो अगर इसको 4-5 में, तो क्या होता है मेरे दोस्त कि वही राशि को ना आप बांट रहे हो, 4-5 में बांटो या 2-5 में बांटो, ठीक है, तो टोटल को तो बराबर रहना पड़ेगा राशि को, यहाँ पर 9-9, ठीक है। तो इसी प्रकार थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो 4 और 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12। तो पी क्यू आर का रेशियो कितना हो गया, पी क्यू आर तो हो जाएगा 2×6=12। तो रेशियो आपको लिखने आना चाहिए आप फ्रैक्शन के रूप में से डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करके रेशियो में, तो हो जाएगा 3×4=12 और 4×3=12, ठीक है। एलसीएम निकालें, इस रेशियो हो गया, लेकिन गलती से 2:3:4 के रेशियो में बांट दिया गया, 2-3-4। तो टोटल को तो बराबर होना पड़ेगा क्योंकि उसी राशि को आप बांट रहे हो। तो यहाँ पर टोटल है 6, 4, 10, 3, 13, यहाँ पर 13 यूनिट टोटल है, लेकिन यहाँ पर कितना है, तो 2, 3, 5, 4, 9 यूनिट है। तो यहाँ पर गलत बात है भाई, यहाँ पर 13 यूनिट और यहाँ पर 9 यूनिट, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि राशि उतना ही है। भले आप गलती से 2 के बजाय 4 दे दो और 4 के बजाय 5 दे दो, ठीक है, लेकिन उसी राशि को आप वितरण कर रहे हो, तो इसमें आप गुणा कर दो 9 से और इसमें गुणा कर दो आप 13 से, आपका बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा 9×6 आपका 54, ठीक है, 54 और 9×4 36, 9×4 36 और 9×3 27, ठीक है, पी क्यू आर। सेकेंड वाला कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 13×2 = 26, 13×3 = 39 और 13×4 = 52। किसको राशि अधिक मिल गया मेरे दोस्त, तो एक चीज एकदम आराम से समझ लो, ठीक है। ₹117 की राशि है, ठीक है। यहाँ पर 54, 36, 17 कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 7, 17। यहाँ पर रेशियो के टर्म्स में राशि 117 दिया है, तो बराबर कर लो टोटल, 7, 6, 13, 4 आपका हो जाएगा 17 के साथ, और 2, 3, 5, 5, 10, 1, 11, यानी 117 यूनिट का वैल्यू 117 ही दिया है, तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। रेशियो लिखो या फिर रुपया लिखो, ठीक है। यहाँ पर टोटल रेशियो के टर्म में 117 आ रहा है, लेकिन टोटल आपको राशि 117 दिया है, तो जाहिर सी बात है कि रेशियो लिखो या फिर राशि लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो किसको ज्यादा मिला मेरे भाई, तो यहाँ पर पी को 54 से 26 मिला है, तो इस बेचारे को तो कम ही मिल गया। इसको 36 से 39 मिला, तो 3 रुपया ज्यादा मिला है। लेकिन आर को आपको 27 से 52 मिल गया, यानी कि 25 रुपया ज्यादा मिला है। किसको भाई, तो आर को 25 रुपया आर को, ठीक है, 25 रुपया आर को। आइए नेक्स्ट, बोला है कि 100 मीटर और 120 मीटर आपको लंबी ट्रेन, दो ट्रेन है जिसका स्पीड आपको 15 मीटर पर सेकेंड और 18 मीटर पर सेकेंड आपको दिया गया है। तो बोल रहा है कि एक दूसरे की तरफ चलती है तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर देगी। मेरे दोस्त एक चीज समझो कि जब भी रेलगाड़ी, कार, बस, ट्रेन आपको जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसके स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं और उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि सापेक्ष चाल। और जाहिर सी बात है कि एक दूसरे को पार करेगी तो एक दूसरे की लंबाई को पार भी करेगी, ठीक है। तो 100 और 120 का आपको टोटल आपको कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई तो हो जाएगा 220, ठीक है, और स्पीड कितना हो गया, तो 18 और 15 कितना हो जाएगा, तो आपको 33। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बटे में वेलोसिटी, ठीक है, तो डिस्टेंस बटे में वेलोसिटी। तो 220 बटे में 33 कितना हो जाएगा, तो 11 दूना के 22 यानी कि 20, 11 3 33, 20 बटे में 3, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 20 बटे में 3 यानी 3 6 के 18, 6.6666, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट, बोला है कि धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लेता है, जबकि धारा में उतना ही दूरी तय करने में उसको केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखता हूं कि ए और 2, 5 इसका कोऑर्डिनेट लिखता हूं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक्स का कोऑर्डिनेट है और वाई का कोऑर्डिनेट है। आपको देखो बताया नहीं कि ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, एक वाई का कोऑर्डिनेट है। आप अपने आप कंसीडर कर लिए और मान लिए कि ये एक्स का कोऑर्डिनेट आपको पहले लिखा जाता है और वाई का कोऑर्डिनेट बाद में। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं यक्स लिख रहा हूं, तो आपको मान लेना है कि यक्स जो है नाव की चाल है और धारा की चाल आपको वाई है। अपने विचार से आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इस पॉइंट को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लोगे तो यहाँ पर लिखने और समझाने का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि विपरीत डायरेक्शन में, तो विपरीत डायरेक्शन में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नाव के चाल में से धारा की चाल घट जाएगा, तो चाल कितना हो जाएगा, तो नाव माइनस धारा, तो यक्स माइनस वाई। और यहाँ पर चाल कितना हो जाएगा, तो 75 बटे में 12 आपका चाल हो जाएगा। अरे दूरी बटे में समय कर दोगे तो चाल नहीं हो जाएगा, तो 75 बटे में 12, 75 बटे में 12, ठीक है, 75 बटे में 12। 75 बटे में 12 कहने का मतलब काट दीजिए थोड़ा सा इसको,
5 से कट जाएगा आपको 25, यहाँ 5 से मत काटो, 3 से काटो, 3 से 25 बार में काट दो, 3 चौके 12, 25 बट्टे में 4 कितना होता है, तो 4 छके 24 और 4 दूना के 8, 4 पांचे 20 यानी 6.25। और बोला है कि धारा की दिशा में उतना ही दूरी तय करने में 7.5 घंटा का समय लेता है। तो धारा की दिशा में जाएगा तो चाल दोनों का जुड़ जाएगा, यानी x + y बराबर कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस 75 और टोटल टाइम आपको 7.5, तो 75 बट्टे में 7.5 कितना हो जाएगा, तो 10। इक्वेशन 2। अब पूछ रहा है कि धारा की गति, तो डायरेक्ट 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दोगे तो x आपका कैंसिल हो जाएगा। अरे देखो ना यार, इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y आपको जुड़ जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 में से घट जाएगा, माफ कीजिएगा, तो 10 में से 6 घट जाएगा तो आपको बच जाएगा 4, लेकिन 4 में से 10.25 घट जाएगा तो 3.75। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 3.75 बट्टे में 2 यानी कि 18 दूना के 36, 1.8 के आपको करीब आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ डी में दिया गया है। आइए नेक्स्ट। अरे डी नहीं दिख रहा है, 1.875 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट। बोला कि एबीसी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकता है, तो ठीक है भाई, एबीसी आपको साथ में कितना ले रहा है, तो 81 दिन, और ए बी उसी कार्य को 97.2 दिन में, ए और बी 97.2 दिन कहने का मतलब कि 972 बट्टे में आप 10 कर दीजिए, क्योंकि दशमलव हटेगा तो 10 आ जाएगा बट्टे में, तो इसको काट दीजिए, 2 पांचे 10 और 2 48 दूना के 96 और 2 छके 12 यानी 486। तो 486 बट्टे में 5 दिन ले रहा है ए और बी। अब बोला है कि बी सी उसी काम को 162 दिन में, तो बी और सी जोड़ लो तो हो जा रहा है 162 दिन में। तो बोला है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो आपको टाइम एंड वर्क में हमेशा बताता हूं कि जो भी आपको डे दिया रहता है, बिना सोचे समझे आप एलसीएम लीजिए और कोशिश कीजिए कि सबसे बड़ा वाला संख्या लेकर देख लीजिए कि उससे सारी संख्या कट रहा है, यानी 81 से 686 कट रहा है, तो 81 6 कम 4 6 48 कट रहा है, 162 से 62 तिहाई 16 तिहाई 48 2 तिहाई 6 कट रहा है, तो डायरेक्ट आपका एलसीएम हो जाएगा 486 है। तो कॉमन सेंस की बात है यार, ठीक है, कॉमन सेंस की। तो 81 से आप एफिशिएंसी निकालना चाहो तो एफिशिएंसी बराबर होता है यहाँ पर टोटल वर्क, इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो टोटल वर्क बट्टे में डे, यानी 81 से कट जा रहा है 6 बार में, और 486 से 1 बार में कट जाएगा तो 5 से ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 5, 162 से 3 बार में, ठीक है। तो सबका एफिशिएंसी आ गया, लेकिन यहाँ पर कंबाइंड रूप से एफिशिएंसी आया है, लेकिन बी का हमें अलग से एफिशिएंसी चाहिए। तो देखो मेरे दोस्त, ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 है, तो ए प्लस बी आपको 5 बैठा दोगे तो ए का सी का एफिशिएंसी 1 होना पड़ेगा। अरे 1 होना पड़ेगा तभी ना 5 1 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब सी का एफिशिएंसी 1 बैठा देते हो तो बी का एफिशिएंसी 2 बैठाना पड़ेगा, क्योंकि 2 + 1 तभी 3 होगा। तो जाहिर सी बात है कि बी का एफिशिएंसी यहाँ पर 2 आ गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बी का आपको दिन निकालना है। तो डे बराबर कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क बट्टे में एफिशिएंसी। अरे ये तो फॉर्मूला आपको रटाया है, ठीक है। टोटल वर्क 486 है और एफिशिएंसी 2 है, तो 486 बट्टे में 2 यानी 2 दूना के 4 2 चौके 8 2 3 6 243। आइए नेक्स्ट। बोला है कि विकास 4 केले 5 रुपए में खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है, तो उसका लाभ डायरेक्ट रुपया बटे में वस्तु कीजिए, ठीक है। एक और अप्रोच समझा देता हूं, पहले रुपया बटे में वस्तु कीजिए ना। रुपया 4 रुपया, वस्तु 5 रुपया, रुपया यहाँ पर 5 रुपया और वस्तु यहाँ पर 4 रुपया। यहाँ पर रेशियो के टर्म्स में ले लो तो हो जाएगा 4 चौके 16 हो गया, सीपी एसपी हो गया 25। 16 से 25 जाने में कितना की वृद्धि, तो आप कहोगे 9 की वृद्धि ओवर 16 मल्टीप्लाई बाई 25, तो कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है क्या यार, और अच्छा परसेंटेज के लिए 100, 4 चौके 16, 4 से 25 बार में 25 नमा हो जाएगा 225 बट्टे में 4, यानी 4 पांचे 20 और 4 छके 24, 56 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ गया। 56 पॉइंट में है नहीं तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। एक और अप्रोच होता है जहां पर क्वांटिटी आपको बराबर करना होता है, यहाँ पर लिख देते हैं रुपया और यहाँ पर लिख देते हैं क्वांटिटी यानी कि वस्तु, ठीक है, यानी कि आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल। रुपया यहाँ पर 4 रुपया है और आर्टिकल यहाँ पर 5 केले की बात कर रहा है। रुपया यहाँ पर 5 रुपया है और आर्टिकल यहाँ पर 4 की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आर्टिकल को इस कंडीशन में आपको बराबर करना होता है। तो आर्टिकल यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो इसमें 4 से गुणा कर दो और इसमें 5 से, लेकिन ये रेशियो के टर्म्स में होता है तो इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी 20-20 बराबर हो गया, तो क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं। ये होता है आपको शुरुआत वाला सीपी और ये होता है एसपी। तो 16 हो गया सीपी और एसपी हो गया 25। तो 16 से 25 जाने में 9 की वृद्धि ओवर 16 मल्टीप्लाई बाई 100, फिर वही बात आ गया, यानी कि
अब 56 पॉइंट समथिंग यानी 25 आपका आंसर हो जाएगा। बोला कि पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है और माँ की जो वर्तमान आयु है उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। ठीक है, यानी मदर जो है डॉटर से 3 गुनी है, यानी 3:1 का रेशियो है। ठीक है, अब बोला है कि पुत्री की वर्तमान उम्र 12 वर्ष है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपको 12 ईयर दे दिया। ठीक है, तो माँ की कितना हो जाएगा, तो 12×3 = 36, 12×3 = 36। लेकिन बोल रहा है कि पिता जो है 5 वर्ष अधिक है, तो फादर कितना हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं फादर, तो 36 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 41 वर्ष का। लेकिन बोल रहा है कि पुत्री के जन्म के समय, तो पुत्री तो भाई वर्तमान में 12 वर्ष का है और पिता वर्तमान में 41 वर्ष का है, तो जन्म के समय कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस कर दो, तो 41 - 12 कितना हो गया, अरे 1 में से 2 गया, 9 2 11, यानी कि 29। यूनिट डिजिट डायरेक्ट आ गया तो क्यों सोचते हो। ठीक है, 9 यूनिट डिजिट तो 9 आपका 29 आंसर। आइए नेक्स्ट। बोला कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाती है, तो धनराशि आपको है 6 और हो गई आपको 7। आप कहोगे कि सर रेशियो में इतना जल्दी आप कैसे डिडक्ट कर लिए। अरे छोटा, जब भी आपको राशि होगी तो राशि से बड़ा ही हो जाएगा उसका अमाउंट। ठीक है, राशि से बड़ा ही होगा, डायरेक्ट डिसाइड करो। ठीक है, तो यहाँ पर एसआई कितना हो जाएगा, तो अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंट जो होता है एसआई होता है, तो एसआई हो गया 1 यूनिट। यहाँ पर पूछ रहा है टाइम, तो टाइम बराबर कितना क्या होता है, तो बच्चा क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा कि एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 यानी साधारण ब्याज मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में होता है पीआर, यानी मूलधन मल्टीप्लाई बाई रेट। एसआई आपको 1 यूनिट है, 1 मल्टीप्लाई बाई 100 और मूलधन आपको कितना है 6 यूनिट और रेट कितना है, तो रेट आपको 25% है। ठीक है, 25% काट दो, 25 चौके 100, तो आपका आ गया 4/6 बरिस। यहाँ पर बरस में आपका आंसर नहीं दिया है, तो महीना में इसको कन्वर्ट कर लो, तो 4/6 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लो, तो 6 दूना के 12, 4 दूना के 8 मंथ हो जाएगा, 8 मंथ। आइए नेक्स्ट। बोला किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर 725 हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, देखते देखते पता चल गया कि 500 का आपको 45% डायरेक्ट हो जाएगा 225 और 225 बढ़ा दोगे तो 725 हो जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लो यार, 500 का 45% बढ़ा दो यानी 145% निकाल दो। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 50 और 14 5 70 2 72, ये तो अपने आप से आ जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होता है, चाहो तो एक्स मान के भी बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा है 500, तो निकाल लो यार डायरेक्ट। आइए नेक्स्ट। बोला कितने समय में 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाती है, तो 3 वर्ष, क्योंकि ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन है, बहुत बार आपको क्वेश्चन रिपीट होगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 10/100 यानी कि 1/10। 10 की राशि हो गई 11, लेकिन यहाँ पर 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो क्यूब कर दीजिए, तो 10 का क्यूब हो जाएगा आपको 1000 और 11 का क्यूब हो जाएगा आपको कितना। अरे यार, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करो। देखो तो भाई, प्रिंसिपल बट्टे में अमाउंट लिख दो, ये अमाउंट बट्टे में प्रिंसिपल लिख दो, क्योंकि ए बराबर होता है P × 1 + R बट्टे में 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, एकदम फार्मूला से बना दे रहा हूँ, हालांकि बनाने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। 1000 से 1331 हो गई, यानी कि 3% की बात कर रहा है 10% से। ठीक है, अमाउंट आपको 1331 है, तो 1331 और प्रिंसिपल से भाग दे दो, तो हो जाएगा 1000 बराबर 1 प्लस रेट कितना है, तो 10। यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू भी मत लिखो, 10 बट्टे में हो गया 100, यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10। 1/10 करने का मतलब कि 10 1 हम 10 और 11 बट्टे में आपका यहाँ पर यन है। ठीक है, यन है, टाइम यन से रिप्रेजेंट करते हैं या टी से। ठीक है, टी से। थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट में हूँ, थोड़ा सा आपको जल्दीबाजी में गलती हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, 1331 को लिख सकते हो 11 और 1000 को लिख सकते हो 10 और होल पावर कर सकते हो क्यू। ठीक है, क्योंकि 11 का क्यू 1331, 10 का क्यू 1000। ये बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 1 10 1 11 बट्टे में 10 के पावर यन, यहाँ पर बेस आपको 11 10 बराबर है, तो यन बराबर कितना आ गया, तो 3 वर्ष। ये तो आपको सिंपल क्वेश्चन है यार, देखते देखते बच्चा 2 सेकेंड में मार देगा। ठीक है, अगर 10% से कहे 3 वर्ष के लिए, तो 1331 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक मैं आपको चार्ट बना के दे दूंगा। ठीक है, उसको आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा। देखो, बोला 8 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई के 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, दोनों स्तंभ के शीर्ष से एक रस्सी एक दूसरे की तल से खींची हुई है, जमीन से खींचनी ऊंचाई पर रस्सियां एक दूसरे को काटेगी, यानी प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करेगी। देखो, एक रस्सी 8 सेंटीमीटर वाली है, मान लो 12 वाली है, और ये 8 वाली है, 12 वाली इसको मान लो, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो। ठीक है, दोनों स्तंभ एक दूसरे के शीर्ष से यहाँ पर तल से खींची गई है, ये ऐसे है, इसके तल से लगा हुआ है। ठीक है,
और ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रतिच्छेद कर रही है इसका आपको ऊंचाई पता करना है कि इससे यहाँ पर का डिस्टेंस कितना है। इसका लंबाई 8 है और इसका लंबाई 12 है। इसके लिए डायरेक्ट शॉर्ट अप्रोच बताता हूं, लेकिन आपको डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपको यहाँ पर सिमिलरिटी रूल रखता है और सिमिलरिटी रूल से क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा 5-7 सेकंड लगेगा, आप 5-7 सेकंड नहीं, माफ कीजिएगा, 5-7 मिनट लगेगा आपको समझाने में, लेकिन यहाँ पर मैं फास्ट हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट कंसेप्ट समझ लो कि यहाँ पर ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए बी कितना दिन में करेगा? तो आप कहोगे सर 12 में 8 से गुणा कर दीजिए और बट्टे में 12 + 8 जोड़ दीजिए। वही कंसेप्ट लगा दीजिए यहाँ पर भी कि ए किसी काम को 8 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में, तो यहाँ पर दोनों मिलकर साथ में कितना दिन में काम करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर लॉजिक बता रहा हूँ, यहाँ पर एक कंसेप्ट की तरह रट लेना, ठीक है, जब भी आपको प्रतिच्छेद करने को पूछे तो 12 × 8 बट्टे में 12 8 हो जाएगा आपको 20। काट दो, 5 4 5 20 हो जाएगा, 4 3 12 यानी 8 3 के 24/5 आपका आंसर हो गया, 24/5। आइए नेक्स्ट। पूरा निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 13 और 15 से पूरी तरह विभाजित है। एकदम कंसेप्ट समझो मेरे दोस्त, यहाँ पर रामबाण समझो कि वर्ग संख्या दिया है तो जाहिर सी बात है कि जो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका डिजिट सम या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्या समझाया मैं कि जो भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहता है यानी कि वर्ग संख्या रहता है, पूर्ण वर्ग संख्या रहता है, उसके डिजिट सम 1 होगा, 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कुछ भी लिख कर देख लो, जैसे लिखता हूं 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा? 5 2 7। लिखता हूं 169, आपको 13 का आपको स्क्वायर होता है 169, तो 9 6 15 1 16 और 16 कहने का मतलब कि 6 1 7, डिजिट सम 7 हो गया। कुछ भी लिख लो, आप कहोगे सर 22, तो चोट्टा 22 यानी कि 2 2 4 हो गया और 4 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका आएगा ही आएगा, बिना परफेक्ट वाला का भी आ सकता है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट का कंसेप्ट समझा रहा हूं कि परफेक्ट का होगा ही होगा, इसका तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट का हमेशा होगा ही होगा। तो आप क्यों इतना से विभाजित करना चाहोगे और क्यों कंसेप्ट 75 तरह के लगाना चाहोगे? डायरेक्ट चेक कर लो कि पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कौन, यानी वर्ग संख्या है कौन। तो यहाँ पर 2 1 3 और 6 आपका हो जाएगा 9, यानी 6 2 8 1 9 ये हो सकता है। 5 4 9 6 15, 15 कहने का मतलब आपको 15 यहाँ पर लिख देता हूं, 15 कहने का मतलब 5 1 6 नहीं होगा। 7 1 8 3 11 और 11 कहने का मतलब कि 1 1 2 नहीं होगा। 5 1 6 2 8 1 9, 9 कहने का मतलब कि ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर पहला हो सकता है, यहाँ पर 6 2 8 1 9, ठीक है, और 5 1 6 2 8 1 9 ये हो सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझो, एकदम आराम से समझो, ठीक है, कि बोल रहा है कि 6 से और 9 से और 12 से और 13 से और 15 से भी विभाज्य होना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर 13 से देख लो विभाज्य कौन हो रहा है, ठीक है, 13 से, तो 13 एकम 13 आपको बच गया 2 और 13 एकम 13 हो जाएगा कितना? 7, 13 7 20 आपका 9, 13 7 91, तो कटिए जा रहा है 13 से, तो डायरेक्ट से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ कट करके देख लो तो 13 3 39, 13 चौके 52, 10 101 हो जाएगा। आपको ये नहीं कटेगा तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये होता है लॉजिक, ठीक है। आप कहोगे कि सर 6 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल 12 15 का क्यों नहीं चेक किए? अरे यार ऐसा भयंकर का करो कि तुरंत आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि 15 का चेक करोगे तो 15 होता है 3 × 5, 3 से दोनों कटिए रहा है, 5 से दोनों कटिए रहा है, तो 13 को उठाओ यार, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी याद कर लो एकदम। बोला एक बाल्टी 80% भरी है और इसमें से 2 लीटर पानी होता, अच्छा 2 लीटर ज्यादा पानी होने के बजाय 66.2% 66.2/3% भरी होती तो बाल्टी की क्षमता देखो। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इसके बीच का डिफरेंट दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि बाल्टी 80% भरी है लेकिन वो 2 लीटर ज्यादा पानी होता तो उसके बजाय वो 66.2/3 भरी होती, यानी कि डिफरेंट दे दिया। और डिफरेंट दे दिया तो निकालने का तरीका आपको पता ही है कि पूर्णांक वाले का आपको कैलकुलेशन अलग और फ्रैक्शन वाले का अलग। कुछ लोग होते हैं कि 66 में 3 से गुणा करेंगे, 2 जोड़ेंगे, उसके बट्टे में 3 करेंगे, फिर डिफरेंट निकालेंगे। नहीं यार, 70 को लिख लो आप 79 प्लस 80 को 79 + 1 माफ कीजिएगा, और माइनस कर लो आप 66 और 2/3 करने का मतलब कि +2/3,
ठीक है, घटा लो तो आपको 79 में से 66 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि 9 में से 6 घट गया 3 और 7 में से 6 घट गया आपको 9 में से 6 घट गया 3 और 7 में से 6 घट गया 1, 13 और 1 में से 2/3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3, तो प्लस 1/3 लिख लो या 1/3 पूर्णांक में करके लिख लो 13.1/3 और इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट रूप से 2 लीटर दिया है तो 2 लीटर हो गया। एंड 13.1/3 करने का मतलब कि 40/3% और 40/3% का वैल्यू कितना दे दिया, तो आप कहोगे कि सर 40 माफ कीजिएगा 40/3% का वैल्यू 2, तो आपको 100% निकालना है 100%, तो कितना हो जाएगा, तो 2/40/3, तो 40/3 का आने का मतलब कि 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 100 से गुणा कर दो, 100% का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 2 से 20 बार में और 20 5 100 5 3 15। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में दबा देना अपना कमेंट। आइए नेक्स्ट, बोला मानक विचलन आपको ना है तो विचरण आपको वेरिएंस क्या होगा, एकदम रिलेशन समझो, मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट प्रसरण या फिर इसको वेरिएंस बोलते हैं या फिर इसको विचरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछा है विचरण क्या होगा, यानी विचरण मान लीजिए कि रूट अंडर एक्स है। ठीक है, अब मान लीजिए एक्स है क्योंकि रूट में होता है और मानक विचलन कितना दिया है 9, तो यहाँ पर इस रूट हटाओगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा तो हो जाएगा 81 हो जाएगा एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 81 और 81। आइए नेक्स्ट, बोला है कि 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0 द्वारा किस प्रकार की रेखाएं को निरूपित किया। देखो समझ लो, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 b1/b2 और b2 और c1/c2 हो जाए तो ये रेखाएं होती हैं समपाती और इसका हल होता है अनेक हल। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू यहां पर b1/b2 एकदम याद कर लेना, ठीक है, और इज इक्वल टू c1/c2 है तो ये रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी और इसका हल होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब कि केवल एक हल। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू वाला कंसेप्ट हो गया तो b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, तो ये होता है आपको समांतर रेखा। इसका हल जो होता है कोई हल नहीं। बस ये 3 पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लो। यहाँ पर देखो तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो a1/a2 यानी कि 6 में कितना हो जाएगा 2, अरे x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b, ठीक है, और b1/b2 तो -3/1, तो यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा तो 3/1, यहाँ पर बराबर लिख लो, उसके बाद जो आएगा देखा जाएगा तो 10/9 c1/c2, c आपको कांस्टेंट है तो ये तो बराबर हुआ नहीं, ये दोनों तो बराबर हो गया, ये 2 3 6, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो a1/a2 बराबर b1/c2 है लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल टू है यानी बराबर नहीं है तो समांतर रेखा होगा। हल पूछता तो कोई हल नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट, बोला कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल आपको a + √b और a - √b है। आपको समीकरण लिखने आना चाहिए कि समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, बस ये इक्वेशन लिखने का आपको आइडिया है। तो x² तो होइबे करेगा और माइनस मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, मूलों का योगफल, तो a + √b और a - √b, तो यहाँ पर √b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो आपका हो जाएगा a आपको 2a माफ कीजिएगा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2a और x से गुणा हो जाएगा तो 2x, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्लस वाला आंसर होगा नहीं, यहाँ पर 2a होना चाहिए, ये होगा नहीं, और यहाँ पर a हो 2 भी होना चाहिए, ये भी होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। इतना सिंपल आपको डाटा दिया गया है ऑप्शन में। ठीक है, मूलों का गुणनफल तो प्लस मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो मूल यहाँ पर एक है a + √b और एक है यहाँ पर a - √b, यहाँ पर a + b हो गया, a - b, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, तो a² - b² तो हो जाएगा a² - √b से √b में गुणा करोगे तो b ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b, तो इसको आप लिख सकते हो a² - b, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट,
देखो भाई कह रहा है कि 23 23 23 23 23 23 72 बार लिख दिया है। ये देखो एग्जामिनर की कमजोरी समझो कि एग्जामिनर कितना कमजोर है। 23 माइनस 23 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। यहां पर फिर दिया है 23 माइनस 23, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। पूरा 23 माइनस 23 23 है, खत्म। और 23 माइनस 23 फिर है, फिर खत्म हो गया, जीरो। कितना सिंपल है यार। आइए यहाँ पर रीजनिंग का सब क्वेश्चन हो गया था, एक दो क्वेश्चन आपको बाकी रह गया था तो उसको मैं करा देता हूं और ये वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। बोला 2 अक्टूबर 2010 को, माफ कीजिएगा 210 यहाँ पर मेरे से बोला गया तो इसके लिए सॉरी यार, ठीक है। कुछ सप्ताह का कौन सा दिन था, तो यहीं पर आपको समझा रहे थे कि मंथ कोड आपको 144 0 250 36 146 होता है, यानी 144 0 2 5 0 3 6 146, ठीक है। यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लगातार है। इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, मान लो कि ये जूली का मोबाइल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर 1500 1600 1700 1800 का कोड याद कर लो कि 0642 होता है। उसके बाद एक कोड अपने आप रिपीट करने लगेगा, 0642 0642 1900 2000, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिन का कोड याद करने की आपको जरूरत नहीं है। दिन यहाँ पर रविवार रहेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1। उसके बाद सोमवार रहेगा तो 2। लेकिन जैसे ही अगर मंथ का कोड आप 033 वाला लेते हो, जैसे बहुत सारे टीचर बताते हैं, तो वहां पर सोमवार का 1 हो जाता है, ठीक है। उसके अनुसार वो अलग ही कोड अपना सब चेंज हो जाता है। अब लिखना रह गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि तिथि प्लस महीना का कोड, कोड नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस शताब्दी का कोड। तो कोड यहां पर अपने आप से समझ लेना, प्लस शताब्दी का अंतिम दो अंक प्लस, यहाँ पर देखो लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कोड से नहीं चेंज होगा। अगर लीप ईयर आता तो 03 आपको जनवरी फरवरी का चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लीप ईयर नहीं है तो कोई बात नहीं। शताब्दी का अंतिम 2 अंक बट्टे में होता है 4, और ये सिर्फ लेना है आपको इंटीग्रल यानी पूर्णांक वाले पार्ट, दशमलव वाला को नहीं लेना है, इंटीग्रल यानी कि पूर्णांक वाला। और टोटल के बट्टे में 7 होता है, ठीक है, 7। डायरेक्ट हम और डे एकदम डायरेक्ट लिखते जाते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो तिथि कितना है, तो तिथि आप कहोगे सर 2 अक्टूबर है तो 2 लिख लो। महीना का कोड कितना हो जाएगा, तो अक्टूबर है तो अक्टूबर कितना हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर 1 हो गया, ठीक है, 1 लिख लो, कोई बात नहीं, जो आता है वो लिख लो। शताब्दी का कोड तो 2000 में इंटर कर दिए हैं तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6। शताब्दी का अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा, तो 10 है। तो यहाँ इसका और डे लिख लीजिए, तो 7 से डायरेक्ट भाग दीजिए, तो 7 एकम 7, और डे आपको 3 बच गया, शेष 2 अंक भी हो गया। उसके बाद 2 अंक बट्टे में 4 यानी कि 10 बट्टे में 4, 10 बट्टे में 4 यानी कि 4 दूना के 8, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमें पूर्णांक वाला पार्ट लेना है, यानी इंटीग्रल पार्ट लेना है, तो हो जाएगा 2, ठीक है। ओवरऑल 7, 6 1 7 7 तो कैंसिल हो जाएगा, बट्टे में है तो ये हो जाएगा 2 3 5 2 7, सब तो कैंसिल हो गया छोटा। तो 7 में 7 से भागा दोगे तो हो जाएगा 0। 0 कोड किसका हो जाएगा, तो रविवार से पहले कौन आता है, तो आप कहोगे शनिवार, और शनिवार का कोड हो जाएगा 0, ठीक है, शनिवार का 0। अरे रवि सोम मंगल बुध बेफे शुक्र शनिचर, उसके बाद शनिचर हो जाएगा 0, ठीक है, भोजपुरिया में समझ लो। आइए नेक्स्ट। बोला आज सोमवार है तो 63 दिन के बाद क्या दिन होगा, तो 63 दिन के बाद क्या होगा, तो 7 दिन के बाद वही दिन आते जाएगा सोमवार। तो डायरेक्ट 7 से भागा दे दो, क्योंकि 63 बार आपको लिखना है। 63 बट्टे में 7 यानी 7 9 63 कट गया, शेषफल कितना बचा, शेषफल 0 है, यानी कि सोमवार था तो सोमवार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। बोला है कि दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमत जो है, क्या है कीमत भाई, यहां पर कीमत के लिए हाइलाइटर चाहिए, अपवर्तित रही यानी अनचेंज रहा है, नॉट चेंज, ठीक है, नॉट चेंज। तो बोला है प्याज और टमाटर की कीमतें इस 2 सप्ताह में कहीं और बदल गई है। सही बात है भाई, कहीं और तो बदल ही सकती है, तो बदल गई है। बोला 2 सप्ताह पहले अनाज, क्या बोला यार, ठीक है, बोला है प्याज और टमाटर की कीमत 2 साल में कहीं और बदल गई है। तो इसका स्टेटमेंट से तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट से तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है। बदला है कि क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ तो पता चल ही नहीं रहा है। मेरे दोस्त एक चीज समझो कि बोला है कि दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमत अपवर्तित है, यानी कि बदली नहीं है। तो इस स्टेटमेंट से कहां पता चल रहा है कि दूसरे स्टेट में बदल गया है कि नहीं बदल गया, इससे तो पता ही नहीं चला, तो ये गलत हो गया। बोला 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमत उनकी वर्तमान कीमतों से भिन्न थी, ये भी पता नहीं चलेगा।
क्योंकि 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमतें उनकी वर्तमान कीमतों से भिन्न थी। भिन्न कहाँ रहेगी यार, यहाँ पर अपवर्तित है, चेंज नहीं हुआ तो भिन्न कहाँ से होगा, दोनों गलत हो जाएगा। धारणा 1 और धारणा 2, ठीक है, धारणा 1 है धारणा वो, ऑप्शन है ये नहीं है, धारणा 1 और 2 अंतर निहित है, यानी 2 निहित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा यार, बोला दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमत अपवर्तित रही है। धारणा कह रहा है प्याज और टमाटर की, अच्छा धारणा कह रहा है यार, कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, जम्पशन वाला क्वेश्चन है, मेरे को तो ध्यान ही नहीं यार, ठीक है। एजम्पशन है तो एजम्पशन में आप अंदाजा लगा सकते हो यार कि दूसरे साल में बदली होगी, तो बिल्कुल सही बात है। और वर्तमान कीमतों से भिन्न था 2 सप्ताह भले, तो ये भी बिल्कुल बात है, क्योंकि इसमें अंदाज लगाना होता है, ये नहीं कि एग्जैक्ट सोचना होता है कथन के अनुसार। वो कथन और स्टेटमेंट और कंक्लूजन में वैसा सोचते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं सोचते हैं, तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। हम कहें कि कैसे गलत आ रहा है, ये नेक्स्ट बोला है निरक्षरता गरीबी का एकमात्र कारण है, ठीक है। निरक्षरता जो है गरीबी का एकमात्र कारण है। देखो दूसरा क्वेश्चन है, जम्पशन वाला नहीं है, कंक्लूजन वाला है। तो बोला है गरीबी उन्मूलन की जरूरत है। उन्मूलन क्या होता है भाई, तो उन्मूलन होता है आपको, उन्मूलन एबोल्यूशन, एबोल्यूशन शायद होता है, एबोल्यूशन का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना, जड़ से खत्म कर देना। तो भाई निरक्षरता गरीबी का एकमात्र कारण है, तो गरीबी उन्मूलन की जरूरत है। अरे गरीबी की क्यों जरूरत है, गरीबी को खत्म थोड़ी ना करना चाहिए, हमें निरक्षरता को खत्म कर लेना चाहिए, ताकि निरक्षरता के कारण ही गरीबी आ रहा है। तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। अब क्या बोल रहा है भाई कि साक्षर लोग गरीब नहीं है, ठीक है, साक्षर लोग आपको गरीब नहीं है। ऐसा कौन बात कह दिया है कि साक्षर लोग जो होता है वो गरीब नहीं होता है, ऐसा तो कुछ बात है नहीं कि साक्षर जो लोग है वो गरीब नहीं है, वो भी गरीब हो सकता है साक्षर पढ़ लिख करके, और इसमें निष्कर्ष नहीं निकल रहा है कथन से, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, दोनों नोट, यानी दोनों नोट। आइए नेक्स्ट, देखो पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट को जाल कहा जाता है, जाल को ग्रह, और ग्रह को हवाई जहाज, हवाई जहाज को साइकिल, तो साइकिल को कार कहा जाता है। तो पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो ग्रह को क्या कह रहा है, तो ग्रह को आपको हवाई जहाज कह रहा है, तो हवाई जहाज हो जाएगा, पृथ्वी तो भाई हवाई जहाज हो गई। आइए नेक्स्ट, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको किसका प्रॉब्लम होगा, तो आपके हाइज को प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने लाइट, अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिए, और यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी को भी बढ़ा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्त, थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं। ये तो सब आपको पता ही है कि कुल देता है कि विभिन्न क्रम में है, ऐसे वैसे फालतू जान का, ठीक है। आइए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। बोला डी अर्थशास्त्र पढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं, यहाँ पर टीचर की बात हो रही है, और उसके बाद इतिहास यहाँ पर सब्जेक्ट की बात कर रहा है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये टीचर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में क्या है, उसके बाद क्या है, डे। अच्छा डे की भी बात किया है तो डे हो जाएगा। डी के पढ़ा रहा है भाई, तो डी पढ़ा रहा है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, लेकिन मंगलवार या शुक्रवार को नहीं, तो मंगल सुख से इसको बैर है बंदा को, मंगल सुख को नहीं पढ़ाएगा। अब बोला कि इसके एकदम बाद इतिहास है, इसके एकदम बाद जो है इतिहास है, इतिहास, इसके एकदम बाद इतिहास कर लो। इतिहास को यल पढ़ाता है तो टीचर यल हो गया, ठीक है, टीचर यल हो गया। एकदम आराम से समझते जाओ, जैसे जैसे समझा रहा हूं। तो जो भी यहाँ पर डे होगा उससे एक दिन नेक्स्ट हो जाएगा ये वाला। बोला कि भौतिक शास्त्र जो है सप्ताह के पहले दिन पढ़ाया जाता है, तो सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, इस बात को याद कर लीजिएगा, ठीक है। भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र पढ़ाया जाएगा कब, सप्ताह के पहले दिन, यानी कि सोमवार। लेकिन उसे के नहीं पढ़ाता है, देखो के को बैर है, के नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। वो कह रहा है मैं भौतिक शास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरा अदर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं, ठीक है। यह शनिवार को गणित पढ़ाता है, यह हो गया, यहाँ पर शनिवार हो गया। अच्छा यहाँ पर गणित लिख लो, गणित हटा लो, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीका से समझ लो, ठीक है। यह क्या पढ़ा रहा है भाई, तो यह पढ़ा रहा है कौन सा विषय, यह पढ़ा रहा है गणित, गणित, और वो पढ़ा रहा है शनिवार को, शनिवार राति। आइए नेक्स्ट,
और आगे पढ़िए, बोला है जो मनोविज्ञान के एकदम बाद है, मनोविज्ञान के एकदम बाद है, यानी कि मनोविज्ञान सुख को पढ़ाया होगा तभी ना उसके बाद हो जाएगा शनिवार, तो मनोविज्ञान हो गया सुख को। अब क्या बोल रहा है कि जिस दिन जी पढ़ाता है, तो मनोविज्ञान को जी पढ़ाएगा भाई, डी टीचर। तो अब तो कुछ बचा नहीं, अपने आप से कंसेप्ट लगाना होगा। तो अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक, गणित, मनोविज्ञान हो ही गया। अर्थशास्त्र, गणित, इतिहास, भौतिक और समाज शास्त्र बच गया। तो समाज शास्त्र को कौन लपेटबे करेगा, ये हो गया समाज शास्त्र, इसको भी कौन पढ़ेबे करेगा। ठीक है, तो समाज शास्त्र को कौन पढ़ाएगा भाई, इसके लिए अंदाजा लगा लो। तो DL 2 3 5 बंदे हो गए, और के नहीं पढ़ाएगा तो के जाहिर सी बात है कि समाज शास्त्र पढ़ाएगा, तभी ना 6 टीचर है तो एक टीचर आपको जो भी बच जाएगा वो आपको कौन बच गया, बी, तो बी पढ़ाएगा भौतिक शास्त्र। अरे एकदम अंदाजा लगाओ यार, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर क्या चाहिए भाई, यहां पर जो भी डे आएगा उसके बाद आपको यहां पर इस डेट की बात होगा। ठीक है, कौन सा डेट बैठा दें, अरे मंगल सुख होबे नहीं गा, सोमवार आएगा तो फिर उसके बाद मंगल आना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सोमवार तो आइए है, मंगल होबे नहीं करेगा, बुध होबे नहीं करेगा, सुख आएगा तो शनिचर यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन बाद है इतिहास, तो शनिचर हो ही गया है। बुध कर लें, अच्छा बुध कर लो, एकदम अंदाज लगा लो। ठीक है, बुध तो ये पढ़ाएगा शुक्र को, बुध तो बेफे को माफ कीजिएगा, शुक्र तो हो गया है बृहस्पति, क्योंकि एक दिन बाद इतिहास को बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बुध बेफे सब कुछ हो ही गया, मंगल भी आपको शुक्र बैठ गया, तो जाहिर सी बात है समाज शास्त्र को मंगल पढ़ाएंगे, मंगलवार को। ये सुख तो खत्म हो गया है पहले से, मंगल भी खत्म हो गया, सब कुछ तो बैठ गया यार। क्वेश्चन बना लो। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में तो कोई जम ही नहीं है। बोल रहा है कि शुक्रवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, शुक्रवार को क्या पढ़ाया जाता है भाई, तो शुक्र को पढ़ाया जाता है मनोविज्ञान। अरे मनोविज्ञान, आइए नेक्स्ट। बोला है मंगलवार को कौन सा विषय और किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, मंगल को कौन सा विषय, मंगल को समाज शास्त्र और के पढ़ा रहा है, मंगल को समाज शास्त्र और के। आइए नेक्स्ट। बोला अर्थशास्त्र सप्ताह के किस दिन पढ़ाया जाता है, तो सप्ताह के आपको पहले ही पढ़ा दिया रहा था, अर्थशास्त्र आपको बुध के पढ़ाता है, बुध के, अर्थशास्त्र बुध के। आइए नेक्स्ट। बोला अर्थशास्त्र के अगले दिन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, तो सुख के बुध के बाद कौन सा विषय, बेफे यानी कि इतिहास, बेफे यानी कि इतिहास, बेफे यानी कि इतिहास। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन। बोला अस्पताल में एक महिला रो रही है क्योंकि उसका पति सीरिया के हवाई हमले में मारा गया है। ठीक है भाई, रोएगी ही बेचारी। तो अब क्या कह रहा है कि पति सोचती है कि भगवान उसके साथ नहीं है, पत्नी बेचारी वही सोचेगी कि यार भगवान उसके साथ नहीं था इसलिए मेरा पति जो है बेचारा मारा गया है। तो बिल्कुल एजम्पशन तो है सही है, यहाँ पर धारणा की बात कर रहा है, स्टेटमेंट का इंक्लूजन आता तो सही नहीं होता, क्योंकि इसके अनुसार सही नहीं है, लेकिन धारणा यहाँ पर एजम्पशन लगा सकते हैं। महिला अपने पति को सीरिया में होने के लिए दोष दे रही है, ये तो एजम्पशन कभी अंदाजा लगाइए नहीं सकते कि सीरिया में होने के लिए दोष दे रही होगी। अरे यार वो तो उस समय दुख की घड़ी में अपने कुछ और सोचेगी, ये थोड़ी ना सोचेगी कि सीरिया में है, उसको और दोष दो भाई, तो हो जाएगा केवल एक। तो दोस्त ये रहा आपको सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो कि आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। नेक्स्ट सेट अपलोड होगा तो मैं लाइव करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू था जिसके चलते लाइव नहीं होगा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।